जिनका संविधान लिए इस मेलघाट वासियों की गौर गरीब के हक के लड़ाई लड़ रहे ऐसे शख्स जिन्होंने हमारे देश की एक बेहतर व्यवस्था बनाया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इनके प्रतिमा को नमन करते हुए, और जो हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में, देश में आन बान शान के नाम से जाना जाते जो हमारा राजा है शिवाजी महाराज, इनका भी प्रतिमा को नमन करते हुए यहाँ पे आए तमाम जो मेरा साथी है, स्टेज में विराजमान पदाधिकारी, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो हमारे साथी अधिकारी कर्मचारी और हमारे क्षेत्र के, हमारे धरनी तहसील के मुस्लिम भाइयों ने जो हम लोगों को योगदान दी, साथ दी, इन तमाम लोगों को दिल से हम धन्यवाद देना चाहते। मैं कई बात आप लोगों के बीच में रखूंगा। सबसे पहले मणिपुर के विषय में रखेंगे। कई वक्ता ने मणिपुर के विषय में बोला है। आज हमारे कई मेलघाट के कई जगहों में कई साथिया विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है जगह जगह पर। हमने तय किया है कि विश्व आदिवासी नहीं, हम संघर्ष दिवस के रूप में विश्व आदिवासी दिवस को मनाएंगे। और विश्व आदिवासी दिवस संघर्ष के रूप में इसलिए मनाएंगे, अब तमाम लोग जानते हैं मेरे भाइयों कि देश आजाद होने के बाद 75वां साल पूरा हुआ। आज भी इस देश में जिनको इस देश का मूल मालक कहा जाता है, और ये मैं नहीं कहता हूं, मार्कंड कर्जू और से न्याय सुधा मिश्रा का जजमेंट है, पढ़ लीजिए। पुलिस के साथी अधिकारी कर्मचारी भी पढ़ लीजिए। 5 जनवरी 2011 को कि आदिवासी इस देश का मूल निवासी, मूल मालक करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मन्ना दासिम्बे ने नहीं। लेकिन बड़ी दुख के साथ बताना पड़ रहा है मेरे भाइयों कि हमारे माता और बहन को खुलेआम नंगा करके घुमाया जा रहा है, फिर भी ये समाज चुपचाप देखते रह रहा है। ये रैली, विश्व आदिवासी दिवस की रैली मन्ना दासिम्बे को नेता बनाने के लिए नहीं था, मन्ना दासिम्बे को सम्मान देने के लिए नहीं था। ये रैली उन मां बहनों के लिए था जिनको इस देश के अंदर उनको शर्मसार करने का काम किया, उन सोच के खिलाफ में रैली था मेरे भाई। दुख होता है क्योंकि मैं भी उस मां से जन्म लिया हूं, मैं भी एक स्त्री का कोख से पैदा हुआ है, और स्त्री का कोख में पैदा हुआ करके दर्द जानते हैं। इस देश का नेतृत्व करता क्या जाने। अरे जिसने अपने पत्नी को छोड़ा, जिसने अपनी मां को छोड़ा, अरे जिसने अपने घर में नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं, वो क्या जाने एक मां का दर्द। अरे वो क्या जाने नरेंद्र मोदी जी ये दर्द कि हम जानते हैं, क्योंकि हमारे घर में मां भी है, हमारे घर में बच्चा भी है, हमारे घर में बहन भी है, हमारे घर में हमारा परिवार भी है। आज यही घटना अगर मणिपुर के अंदर होता था, यही घटना अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या आदिवासी क्षेत्र में होता था, तो देश का पूरा फोर्स उस क्षेत्र में चले जाता था। उनका बीएसएफ हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो। जितनी मणिपुर की लोक संख्या नहीं है मेरे भाइयों, जितनी लोक संख्या नहीं है उतनी इस देश में आर्मी सीआरपीएफ है, फिर भी भाई शांति नहीं हो रही मणिपुर। और क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि ये लोग इस देश के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर आदिवासियों को खत्म करना चाहते। ताली बजाने वाली बात नहीं भाई, आप खुशी हो रहे कि इन लोग खत्म करें आपको। यही समस्या है हम लोगों का कि साला ताली किधर बजाए अपन। क्योंकि आज आप देखे होंगे जब हमारा रैली था तो अमरावती से पुलिस बंदोबस्त आया, हमारे सामने पुलिस बंदोबस्त था, लेकिन हम मान लेते वो हमारे संरक्षण के लिए करके हम पुलिस वाले को भी धन्यवाद देते। लेकिन अगर ये हिम्मत, ये जुनून और ये जोश अगर मणिपुर के अंदर, अगर देश का पंतप्रधान
देश का राष्ट्रपति ने अगर दिखाया होता था तो आज हमारे माँ बेटियों को नंगा करके नहीं घुमाया होता था। हम आपको बताना चाहते कि क्यों हो रहे, क्यों हमारे साथ शोषण हो रहे, क्योंकि हम जागरूक नहीं है। हम जागरूक नहीं, हमारे हक नहीं मालूम, हमको अधिकार नहीं मालूम, हमारा सम्मान नहीं मालूम, हमने बाबा साहेब के संविधान नहीं पढ़ा है। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान पढ़ा होता था तो आज हमारे साथ में शोषण नहीं होता था, हमारे साथ में अत्याचार नहीं होता था, हमारे साथ में, हमारे लोगों के साथ में गलत तरीके की बर्ताव नहीं होता था करके आप तमाम लोगों से विनंती है, आप तमाम लोगों से विनंती है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि अगर इस देश में जिंदा रहना है, लड़ना है अपने हक और अधिकार के लिए, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान पढ़िए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में यह ताकत है, किसी धनुष्यबाण और तीर कमान में नहीं है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान में है करके आप तमाम लोगों से विनंती है कि हर घर में, हर परिवार में, हर क्षेत्र में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान लगा है। कहीं जतरा जाएंगे, मेला जाएंगे तो हेमा मालिनी का, यानी सलमान खान का, शाहरुख खान का फोटो मत खरीदना मेरे भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खरीदे, क्योंकि वही आपका आगे आने वाले पीढ़ी के जीने और मरने का साधन है। क्योंकि आज हम लोगों की जो स्थिति है, हालत है, वो बहुत खराब है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई इलाका नहीं है मेरे भाई कि जहां पे हम लोगों के साथ में शोषण नहीं होता है, हम लोगों के साथ में अत्याचार नहीं होता है। हर दिन, हर घंटे हमारे लोगों के साथ में शोषण होता है। और शोषण का एकमात्र कारण है कि हमारे लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा करके हम लोगों को नाच गाने से ऊपर उठकर बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की ओर आना है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को समझना है। बाबा साहेब अंबेडकर ने हमको जो हक दिया, अधिकार दिया, उसको समझना है। और जब तक उसको समझोगे नहीं, तब तक यही हाल हम लोग का रहेगा। कुछ दिन में चल रहा था चर्चा कि समान नागरिक कायदा। क्या है समान नागरिक कायदा? हमारे देश के नेतृत्वकर्ता ने कहा अगर एक घर है तो घर में रहने वालों के लिए तो एक ही कानून होना चाहिए। लेकिन आज इस मन से बता देना चाहते, मान लीजिए घर एक है पर घर में रहने वाले लोगों के रंग अलग अलग है। कोई ठेंगना है तो कोई ऊंचा है, कोई पतला है तो कोई मोटा है, कोई हिंदू है तो कोई सिख है तो कोई ईसाई है। क्योंकि देश विविधता में, एकता में मानने वाला देश है हमारे लोग। अरे लोग अलग अलग है तो उनके लिए कानून भी अलग अलग होना चाहिए। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा है। लेकिन हमारे लोगों को बहला फुसला के कहता है कि समान नागरिक कायदा आपका उन्नति होगा, विकास होगा, आपका फायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इतना कुछ देने के बाद भी हमारे हक में कुछ नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे जंगल क्षेत्र से लोग जिम्मेदार है, रिकॉर्ड कर लीजिए। यहाँ का राष्ट्रपति जिम्मेदार है, यहाँ का कमिश्नर जिम्मेदार है, यहाँ का एसडीओ जिम्मेदार है, यहाँ का मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है मेरे भाई। हम बताना चाहते हैं यहाँ के कलेक्टर को, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ का मुख्यमंत्री को, क्या है पुनर्वसन के लिए, पुनर्वसन की बात कर रहे हैं, हमसे खुला मंच में आइए। अगर इन लोगों को कायदे का पाठ नहीं पड़ा है तो नाम का मन्ना आधार सिंबे नहीं है। ये लोग पुनर्वसन के नाम पर हम लोगों को विस्थापन किया जा रहा है। क्योंकि हम बताना चाहते हैं मेरे भाई कि आदिवासियों का पुनर्वसन, देश का किसी व्यवस्था में ताकत नहीं कि आदिवासियों का पुनर्वसन के नाम पर विस्थापन करे। किसी माइकलाल का ताकत नहीं है मेरे भाई। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपके गांव में, हमारे ढाकना और मांगिया के गांव में अगर आते होंगे अधिकारी कर्मचारी पुनर्वसन के नाम पर, तो उनको बोलिए हम जाने के लिए तैयार है। पर जो हमारे इस भूमि में हमारे पूर्वज दफन है, आजा दादा, उसको भी लेके चलो। हम किसी झाड़ का पूजा करते हैं, उस झाड़ को हम भगवान मानते हैं, उसको भी उठा के लेके चलो। हम किसी नदी को भगवान मानते हैं, नदी का पूजा करते हैं, तो उसको भी लेके चलो। हमारा मुठवा है गांव के अंदर, तो मुठवा को भी लेके चलो।
इन तमाम चीज़ों को लेके इसीलिए जाना जरूरी है क्योंकि उसी के बदौलत हम लोगों की परिचय है। हम लोग कुदरत को भगवान मानने वाले, हम पत्थर को भगवान मानते, हम नदी को भगवान मानते, हम पत्थर को भगवान मानते, हम झाड़ को भगवान मानने वाले लोग हैं मेरे भाई। अगर वही हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम क्या आदिवासी है। यहां से इंसान को डायरेक्ट उठा के लेके जा रहे और हमारा घर, हमारा क्षेत्र, हमारा जमीन, हमारा जंगल, हमारा भगवान, ये सब यही रह रहे। और इन्हीं का कानून में बोला है, 2011 में बना इनके कानून वन विभाग का, और वन विभाग के कानून में बोला कि अगर आदिवासियों को विस्थापन कराना है पुनर्वसन के नाम पर तो उसी के बाजू के गांव में उनका पुनर्वसन होना चाहिए। लेकिन ये लोग हमको दूसरे तालुके में, जिले में लेके जा रहे, और जिले में तालुके में इसीलिए लेके जा रहे मेरे भाई क्योंकि हमारे पास में जो आरक्षण है, जो हमारे पास में जो सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज है, उसको खत्म करने के लिए आप लोगों को अमरावती या अन्य तालुका में, अन्य अकोला में यहाँ पे आपको बसावट कर रहे हैं। और जो हमारे पास में जो संस्कृति रहेगा, रीति रिवाज रहेगा, परंपरा अगर खत्म हो गया तो आपको कौन इस देश के अंदर आदिवासी बोलेगा। आदिवासी को खत्म करने की एक साजिश चल रहा है। आज मांगिया उठा, मांगिया के कुछ लोग गए और कुछ लोग है। अरे ये कौन सा ग्राम सभा है, कैसे पारित हो गए? यहाँ के पत्रकार महोदय से मेरा प्रश्न है, यहाँ के अधिकारियों से प्रश्न है कि कैसे पारित हुआ। ग्राम सभा का मतलब अगर 90% लोग अगर उस पुनर्वसन की जो विषय को लेकर या पुनर्वसन का बैठक में अगर सहमति देती होंगी तभी पारित होता है, अन्यथा नहीं होता है। 50% लोग गैर, 50% आज भी है। लेकिन यहाँ का नेता नहीं बोलना चाहते, यहाँ का अधिकारी नहीं बोलना चाहते, यहाँ का कर्मचारी बोलना नहीं चाहते। और बोलना इसीलिए नहीं चाहते कि इनको मालूम है कि कुछ भी करो कोई कुछ नहीं करेगा। आधा लोग गए, आधा है। और इस देश के अंदर कानून है कि इस देश के अंदर कानून बना है कि एक माँ अगर प्रेग्नेंट होगा तो वो माँ अपने बच्चे को पेट में नहीं मार सकता, ऐसा कानून है। फिर भी हमारे गौर गरीब के जो बच्चे हैं, जो 18 साल से नीचे है, उनको किसी भी प्रकार का विचार पूछ ना करते, उनको तो ब्याज में ही लेके जा रहे हैं लोग। आपको मुंडी के पीछे, इंसान के पीछे 10-20 लाख का पैकेज है, लेकिन भाई जो आदमी का बच्चा है, जो परिवार का बच्चा है, उसको कोई नहीं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान 21 में कहा कि इस देश के हर व्यक्ति को, हर इंसान को, जन्म लिए व्यक्ति को उसके जीवन जीने का अधिकार है। पर यहाँ पे मेलघाट में जीवन जीने का अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स में दिया है, मूलभूत हक में दिया है, उसका हनन हो रहे, और उसका हनन का संरक्षण और रक्षण की जवाबदारी इस देश का राष्ट्रपति और माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। तो अगर इस क्षेत्र में आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21 का अगर उल्लंघन हो रहे तो यहाँ के एसडीएम पे गुना दाखिल होना चाहिए, यहाँ का थानेदार पे भी गुना दाखिल होना चाहिए, यहाँ का बीडीओ पे भी गुना दाखिल होना चाहिए, यहाँ का कलेक्टर पे भी गुना दाखिल होना चाहिए। अरे दुख होता है। आप लोग देख रहे होंगे, कई आए यहाँ पे कलेक्टर और कई गए आईएएस दर्जे के अधिकारी, लेकिन क्या कोई योजना गांव तक पहुंची? जो पी ऑफिस के चौकीदारी करता, जो पी ऑफिस का चेला चपाटी करता, उन तक योजना पहुंचा, लेकिन सामान्य आदमी तक नहीं पहुंचे। तो क्या खाक है यहाँ के कलेक्टर का, क्या काम है? आईएएस दर्जे के अधिकारी यहाँ पे आता, हमको बड़ी खुशी होती है, पर इस आईएएस दर्जे के अधिकारी का सोच और विचार और उनके नेतृत्व गांव तक नहीं जाता तो क्या काम का है भाई? पी ऑफिस है मेरे भाई, आपको बताना चाहते, पी ऑफिस हम लोगों का विभाग का उन्नति और विकास का है। यहाँ के अधिकारियों को बताना चाहते, हम यहाँ के कर्मचारियों को बताना चाहते कि पी ऑफिस का बजट है हर साल का, आदिवासी विभाग का इस साल का बजट था 12,000 करोड़। 12,000 हमारी महाराष्ट्र में जनसंख्या नहीं है, लेकिन 12,000 करोड़ रुपए दूसरे विभाग को दिया, लेकिन हमारे नेता चुपचाप बैठ के मौन धारण करके बैठे हैं। टीवी के अंदर सिर्फ आपको बाजू में बैठ के तबला बजाते हुए दिखेगा, बाकी कुछ नहीं मेरे भाई। मेलघाट का मुद्दा उठाते नहीं दिखेगा।
करके इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर 12,000 करोड़ अगर हम तक आए होते, हमारा विकास और उन्नति के लिए आए होते, तो शायद हम लोग का विकास हो गया था, हमारा उन्नति हो चुका था। आज हमारे संजू भाई ने बोला है कि हतरू, रायपुर, ऐसे कई गांव हैं हतरू, रायपुर जैसे, जहां पे रोड नहीं है, जहां पे भाई लाइन नहीं पहुंची, जहां पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं, बात नहीं हो सकता किसी से, अपना बच्चा किधर गया, मिसेस किधर गए, कोई आता पता नहीं। हम लोग तो फिर भी ऑनलाइन में बिजी रहते, उधर संपर्क नहीं होते मेरे भाई। 75 साल के बाद भी मेलघाट कैसे बहुत से गांव है जहां लाइन नहीं पहुंचा। 75 साल के बाद भी रोड नहीं पहुंची, फिर भी पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है मेरे भाई कि आजादी का 75वां साल पूरा हुआ। आजादी का 75वां साल पूरा हुआ, इसका जश्न मनाया जा रहा है। तो क्या ये खुशी हमारे लिए है कि सही में हम खुश है? ये हमें सोचना पड़ेगा, हमें तय करना पड़ेगा कि सही में क्या हम खुश है क्या। आज अगर हमारे गांव में लाइन नहीं है, हमारे रोड नहीं है हमें, तो क्या हम जश्न मनाएं? लेकिन इस विषय पे, इस मुद्दे पे कोई बोलना नहीं चाहता। कुछ दिन पहले हमारे पाटिया के कुछ जानवरों को पकड़कर सिर्फ मात्र चराने का प्रकरण को लेकर कोर्ट में आए और उनको दंड ठोके। मेरा फॉरेस्ट के उन अधिकारियों से भी प्रश्न है कि भारतीय वन अधिनियम जो 1927 में बना, भले ही मेरे गौर गरीब ने नहीं पढ़ा पर हमने पढ़ा है मेरे भाई। भारतीय वन अधिनियम 1927 में जो अंग्रेज सरकार ने बनाया, उसमें कहा यहां के कलेक्टर को कि कलेक्टर साहब, अनुच्छेद 30 कलम 30 के तहत में आपको आदिवासी बहुल या गोंडी लोग या आदिवासी लोग, कोरकू लोग या बलई लोग या कोई भी जाति धर्म के बोली भाषा के लोग होंगे तो ऑर्डिनेंस आपको उन्हीं के भाषा में निकालना पड़ेगा। ऐसी कोई कानून आपके यहाँ पे कोई ऑर्डिनेंस लगा है? आपके गांव में, किसी के गांव में लगा है क्या? लेकिन हमारे गौर गरीब को जो अंग्रेज सरकार ने जो कानून बनाया, उस कानून के तहत में चराई के लिए बंदी है, उसके तहत में उनके ऊपर गुना दाखल कर रहे। लेकिन जो इनको जो जवाबदारी दी, यहाँ का कलेक्टर ने पालन नहीं किया, तो क्या कलेक्टर पे गुना दाखल होना या नहीं होना चाहिए? अगर किसी को लग रहा होगा साला मन्ना दारसिम में जो बच्चा है, अगर कुछ भी बोल रहे हैं, आंडू पांडू समझ रहे होंगे, तो हम बता देना चाहते हैं आज इस मन से, भाई डिग्री होने के बाद 3 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हूं मैं, और 3 सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री करने के लिए 6 साल लगता है। और अब कौन कौन से विषय में ये नहीं बताऊंगा, आने वाले समय में इनको ये भी बता देंगे कौन से विषय में। मैं पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ आदमी नहीं हूं। ऑन रिकॉर्ड करे हमारी बात को, हमारे एक एक बात को रिकॉर्ड करे, हम जवाब देने के लिए सक्षम है साथियों। क्योंकि इसीलिए दुख होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कानून नहीं मालूम और उस पे गुना दाखल होता होगा तो एक गैर संविधान नहीं गए, ये पुलिस वाले को भी मानना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को 353 का मतलब नहीं मालूम, जो आदमी पहली कक्षा में नहीं गए, यहां पे उस पे 353 लागू हो जाता है। कानून का मतलब क्या है? कानून का मतलब है जिस व्यक्ति को कानून का समझ है और उसके द्वारा अगर किसी प्रकार का कानून का उल्लंघन होता है तो जरूर उस पर गुना दाखल होना चाहिए। लेकिन जिसको ए फॉर एप्पल नहीं मालूम, बी फॉर बॉल नहीं मालूम, उस पर गुना दाखल। अरे कैसी व्यवस्था है भाई, कैसी सोच है? कौन से अधिकारी कर्मचारी से हम अपेक्षा रख रहे? कौन से अधिकारी कर्मचारी को हम हमारा माँ बाप बन रहे कि जिसको अपनी साइन मारने नहीं आता अंगूठा मारता है उस पर 353? यहां पे जितने पुलिस के द्वारा गुना दाखल नहीं है मेरे लोगों पे, उतना गुना दाखल वन विभाग के लोगों ने गुना दाखल किया। और क्या था इनकी गलती? इनकी गलती मात्र था कि जंगल में इनके बैल चराने गया। इनकी गलती मात्र यह था कि घर बनाने के लिए लकड़ी लेने गया।
इनकी गलती ये था कि नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना बनाया उज्ज्वला योजना, उसका पैसे बढ़ गया भाई, 1000 रुपए हो गया, पैसे नहीं भर पा रहे करके भाई लकड़ी तोड़ने गया घर चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। इस तरह का उल्लंघन करके उन पर गुनाह दाखिल किया। अब जानते हो, अब सब लोग जानते हैं कि इस देश में गाय माता के नाम पर कानून है, लेकिन गाय का बच्चा जो बेटा, उसका क्या बैल का क्या? कि बैल क्या, बैल को हक नहीं चराने का। और बड़ी दुख तो ये भी होता है, गाय को संरक्षण है, प्रोटेक्शन है, पर भैंस का क्या? भैंस भी दूध देता है, तो भैंस के लिए भी चराई क्षेत्र होना चाहिए ना। ये सोच, आप ये मानसिकता देखिए कि गाय के नाम से तो पूरा हंगामा खड़ा हो जाता है, लेकिन भैंस का क्या? भैंस काला है करके उसको कोई सुरक्षण नहीं क्या? भैया हम सब लोग भैंस के दूध पी के यहां पे आए, रोज चाय मांगता। तो भाई इस देश के अंदर जैसा इंसानों की अधिकार है, वैसा जानवरों को भी मिलना चाहिए, और जानवरों को है। अगर टाइगर के क्षेत्र में अगर हमारे जानवर जाते हैं तो क्या वो सागवान का झाड़ नहीं खाता है? वो किसी प्रकार का गौण खनिज का वो नुकसान नहीं करता, मात्र अपना पेट पालने के लिए घास खाता है। लेकिन घास खाने में ही गुनाह दाखिल हो जाता है। और इस देश का कानून तो उल्टा है कि जानवर गलती करता है तो इंसान पे गुनाह दाखिल होता है। अबे जानवर पे करो ना, अरे जानवर ने गलती किया ना, इंसान ने थोड़ी। लेकिन उल्टा है। और इनके जानवर अगर हमारे हाथ से मर जाता, या गलती से मर जाता हमारे खेत में आके, तो हमको डायरेक्ट हाई कोर्ट लेके जाते और जमानत भी नहीं मिलता हमारा। हम इस मंच के माध्यम से बताना चाहते, हम भी नुकसान भरपाई देने के लिए तैयार है वन विभाग को, कि बताइए इनके जानवरों का क्या कीमत है। हम कीमत देने के लिए तैयार है, पर जेल जाने के लिए तैयार नहीं। ये बदलाव होना चाहिए कि जानवर, वही चराई का प्रश्न है। हमारे गौली भाई है, हमारे साथ में कई सालों से रह रहे, क्यों जा रहे हैं हमको छोड़कर? क्योंकि उनको चराई क्षेत्र नहीं है, क्षेत्र उनका चराई की जगह नहीं है करके भाग के जा रहे, करके हम लोग संघर्ष कर रहे, करके हमने हमारी मांग पे रखा है कि हमको चराई क्षेत्र जानवर को मिलना चाहिए। क्योंकि जानवर भी हमारे साथ रहता है, उनके बगैर हमारे संस्कृति, रीति रिवाज है, परंपरा है। आप लोगों को बताना चाहते कि अब सब लोग जानते हैं कि हमारे क्षेत्र ये पूरा मेलघाट गौण खनिजों से भरा है, पूरा गौण खनिज का क्षेत्र है। पर हम आपको पूछना चाहते हैं कि मुरुम आप बिगर रॉयल्टी के लाए क्या? बिगर रॉयल्टी का आप गिट्टी लाए क्या? बिगर रॉयल्टी का आप जो पत्थर है कुआं से निकलता लाए क्या? लाए या नहीं लाए? हम आपसे पूछ रहे, लाए या लाए नहीं? तो सुन लीजिए तहसीलदार साहब, और तहसीलदार साहब से यहां पे कोतवाल भारी है, पहले कोतवाल सुन लीजिए। क्योंकि भाई तहसीलदार से पहले तो कोतवाल ही पहुंच जाता, वो खुद को ही तहसीलदार समझता। तहसीलदार साहब थोड़ा कानून कायदा पढ़ के आएगा, उसको समझता है। तो 12 अक्टूबर 2018 का सम्माननीय राज्यपाल महोदय का गजट नोटिफिकेशन है, जिसमें कहा कि घरगुती का उपयोग के लिए किसी भी जाति धर्म के लोगों को अगर मुरुम गिट्टी लगता होगा तो बिना रॉयल्टी का ला सकता है, पर आरजी करना पड़ेगा, और आरजी में 15 दिन के अंदर तहसीलदार को आपको परवानगी देना पड़ेगा। ये नोट कर लीजिए तहसीलदार साहब। लेकिन हम लोगों को अलग कुआं का, हमारा कुआं के अंदर से निकला पत्थर हमारा, लेकिन उसको खेत से घर लाने में कोतवाल साहब पहुंच जाता तुरंत ही, उसके पीछे पीछे तलाटी साहब, फिर उसके बाद मंडल अधिकारी, फिर तहसीलदार। भाई क्या रॉयल्टी है?
अबे कुआं हमारा है तो रॉयल्टी किस बात का? फसल का नुकसान हुए, फसल का नुकसान हुए थे 7-12 पूछते मुआवजे के लिए, तब जाके पैसा मिलेगा बोलता। अबे तो कुआं में मुरुम निकला तो 7-12 मांगो ना कि हमारे कुआं है, 7-12 का कुआं है कि बिगर 7-12 का, तब नहीं। गौन खनिज है तो हमारा, और फसल का नुकसान हुआ तो तुम्हारा, और 7-12 लेके आओ। अबे तब भी 7-12 पूछना चाहिए। तो हम बताना चाहते हैं इनको, पढ़ लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कैलाश बनाम 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसकी जमीन उसके खनिज, जिसका जमीन में खनिज आता है वो उसका है, ना कि इनका नहीं है। लेकिन यहां पे उल्टा, अधिकारी चौकीदारी बनने के बजाय मालक बन गया। इस देश का चपरासी से लेकर कलेक्टर और सरपंच से लेकर राष्ट्रपति सब हमारे नौकर है, हम मालक है। अगर देश का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है तो कोई यूपीएससी एमपीएससी पास होके नहीं बने। हम लोगों ने इनके नाम के सामने बटन दबाया करके पंतप्रधान नाम मिला, और इनके नाम के सामने बटन बंद कर दो तो माजी पंतप्रधान लगेगा, ये भी बता देना चाहते। अरे इनके बाप हम हैं, और बाप इसलिए बोल रहे हम, बाप इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि इनको जन्म हमने दिया। और जन्म कैसे दिया? कि इनके नाम के सामने बटन दबाया करके ये नाम मिला, और बापी बेटे का नाम रखता है करके हमने आमदार नाम दिया, करके हमने खासदार नाम दिया, करके हमने पंतप्रधान नाम दिया है। साथियों, हम बताना चाहते हैं आपको, और एक बड़ी बात बता के जाते हैं आपके बीच में, कि जो बात आपको बोलना जरूरी है कि कई लोगों को घरकुल है, घरकुल का लाभ मिला, हाथ ऊपर करके कोई बताइए कि घरकुल का 5 बरस रहते आपको मुफ्त में मिला है, हाथ ऊपर करके बताइए। तो भैया इनको पूछे, यहां का अधिकारी को पूछे, यहां का तहसीलदार साहब को पूछे कि 5 अक्टूबर 2018 को राज्यपाल ने गजट नोटिफिकेशन जारी की, जो गरीब है या जिसको घरकुल मंजूर है उसको 5 बरस रॉयल्टी बिगर रॉयल्टी का देना चाहिए, ऐसे गजट नोटिफिकेशन में कहा। तो इनको पूछे प्रश्न, घरकुल वाले को नहीं, जो गरीब भी है, और गरीब तो मेलघाट में हर व्यक्ति है, धारनी वाले को छोड़कर, और धारनी के भी कुछ लोग हैं गरीब बेचारे। लेकिन एक भी आदमी को नहीं मिला। और यहां का अधिकारी का तो गलती है, लेकिन जिसके लिए आप डंडे और झंडे लेके घूमता है ना, सबसे बड़ा गलती उसका है। क्योंकि जिनका डंडे और झंडे और प्रचार प्रसार करता है ना, उनको XYZ नहीं मालूम करके समस्या है आपको। अगर इनको अगर समझता होता तो ये हाल नहीं रहते थे मेरे भाई। अगर कोई कायदा बना हमारे लिए या कानून नहीं बना, अगर यहां का अधिकारी नहीं बोलता होगा तो वो तो हमें बोलना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा ना। तो आपका जो नेतृत्व वह करता है, जिनको आप अपना माँ बाप समझते, जिनको आप आपका संरक्षण करता समझते हैं, जिनको आप अपना सब कुछ समझते, भाई ये लोग बिगड़ डिग्री के लोग हैं। क्योंकि आप लोगों का अगर समस्या है, आप लोगों का अगर समस्या है तो आपकी समस्या में जिन लोगों को डॉक्टरी हुए हैं वही लोग आपके समस्या का निराकरण कर सकते। लेकिन यहां पे बिगड़ डिग्री के डॉक्टर है करके समाज का तक समस्या है। तो आपको तय करना पड़ेगा आने वाले समय, आने वाले वक्त, कि हम लोगों का अगर हमारे समस्या है हजारों सालों से, तो आपको तय करना पड़ेगा कि वही कि डिग्री वाला डॉक्टर को चुन के लेके दोगे, तब जाकर आपका समस्या का निराकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा मेरे। और ये बात हम हमारे लिए नहीं बोल रहे,
ये आज वक्त की जरूरत है मेरे भाई, क्योंकि इस देश के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर हम लोगों की वकीली नहीं हो रही सही तरीके से। वकीली का मतलब सही अगर वकीली हुई तो आपको जरूर न्याय मिलेगा मेरे भाई। तो आपके गांव का सरपंच, आपके क्षेत्र का पंचायत समिति सदस्य, आपके गांव का जिला परिषद मेंबर, आपके क्षेत्र के आमदार अगर सही में आपकी सही ईमानदारी के साथ में वकीली करेगा तो इस समाज को न्याय जरूर मिलेगा क्षेत्र के। और वकीली सही तरीके से नहीं होगा तो नहीं मिलेगा साथियों। और अंत में जाते जाते और एक दो बात बोल के जाते कि हमारे पूरे क्षेत्र मेलघाट के जो क्षेत्र है जंगलों से भरा है, जंगल क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन हमारे लोगों को उनको अधिकार नहीं मालूम। उनके लिए क्या अधिकार है? हमारे बीच में कई पेरारी लोग हैं जो अलग अलग जड़ी बूटी जंगल से लेके आते हैं, लेकिन आज वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी नहीं लेके आने देते कि जिस जड़ी बूटी के तहत हमारे लोगों का इलाज करवाते हैं। तो हम बता देना चाहते हैं वन विभाग प्रशासन के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को, रिकॉर्ड कर लीजिए हमारी बात को, और किसी भी प्रकार का अगर ऑब्जेक्शन होगा तो ले लीजिए, हम जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे लोग सूखी लकड़ी लेके आते घर में तो पकड़ लेते चौकीदार, क्योंकि यहां का चौकीदार भी फॉरेस्ट विभाग का थानेदार है। भैया वो डायरेक्ट बोलता मैं चौकीदार नहीं हूं, मैं तो जंगल का मालक हूं। भैया तुम चौकीदार जंगल का मालक नहीं है, नौकर है। लेकिन नहीं, हमारे गौर गरीब लोगों का शादी रहते, कोई मैयत का काम रहते, तो पहले चौकीदार के घर में जाना पड़ता उसका हिस्सा पहुंचाने। हिस्सा के साथ साथ कभी कभी एक आधा मुर्गा भी लेके जाना पड़ता, पूजा का मुर्गा उसको। तो पूजा रह जाता ना, दूसरा पूजा दे के आते आप। और उनको पूजा दिए सिवाय वो लकड़ी नहीं लेके आने देते, क्योंकि वो बोलता मैं मालक हूं ये जंगल का। तो सुन लीजिए मालकों, 19 अगस्त 2014 सम्माननीय राज्यपाल महोदय ने गजट नोटिफिकेशन जारी की और कहा इस क्षेत्र के कोई भी जाति धर्म के वर्ग के लोगों को कि अनुपयोगी लकड़ी, औषधि लकड़ी आप लेके आ सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं पाएंगे। और आपसे यही विनंती है जंगल क्षेत्र के लोगों से, अगर आपको बैल बंडी लगने के लिए लकड़ी लगता, आपको घर बनाने के लिए लकड़ी लगता, आपको और कुछ काम करने के लिए लकड़ी लगता, तो चोरी चुप के कुल्हाड़ी लेके मत जाना। उस क्षेत्र के जो भी अधिकारी है उसको अर्जी करना, और अर्जी करने के बाद 7 या 15 दिन तक इंतजार करना। उसके बाद नहीं दिया तो उसके सामने से कुल्हाड़ी लेके जाना, तोड़ के लेके आना, मैं दांत में देख लूंगा इनको क्या करना है। लेकिन चोरी चुप के नहीं जाना, क्योंकि हम चोर नहीं है। अगर आप चोरी चुप के जाओगे तो गुनाह जरूर दाखिल होगा, अर्जी करके जाना, तब जाके हम कोर्ट में बोल सकता अगर ये गुनाह दाखिल करेंगे तो भाई हम चोरी चुप के नहीं गया, हमने पत्र दिया आपको कि मैं इस क्षेत्र का रहवासी हूं, मालक हूं, मेरे को लकड़ी लगेगा। लेकिन हम लोग उड़े तो रात के अंधेरे में निकल जाते हैं और दिन के उजाले में पकड़ा जाता। तो रात के अंधेरे में नहीं जाना, दिन के उजाले में जाना और खुलेआम लेके आना, बाद में हम निपटा लेंगे इनको क्या करना है। और ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हम, क्योंकि बोलना जरूरी है। और किसी को लगता होगा, कोई विचार करता होगा कि हम लोग डरते हैं। मेरे भाई हम बताना चाहते हैं, जब भी हम घर से निकलते हैं तो एक हाथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान और दूसरे हाथ में कफन लेके आते हैं। घर वाले को बोलते लौटने का इंतजार मत करना। और ये भी इतने दमखम से बोलते कि तुम कब आओगे, वो पूछने वाला मेरे को कोई नहीं है। अब वो कब आएगा पता ही नहीं, पर अभी फिलहाल में नहीं है करके डंके के चोट में समाज की बात रखते हैं और समाज के लिए लड़ते हैं और क्षेत्रवासियों के लिए लड़ते हैं। क्योंकि कई लोग हमको डराते भी है, धमकाते भी है, मन्नादार सिंह में शांत हो जाने तो निपटा लेंगे।
कई बार हमको पुलिस वाले फोन में भी धमकाते भाई, बताया नहीं आज, लेकिन पहली बार बताना पड़ा कि नहीं नहीं, और साहब से बड़ा तो नीचे का आदमी धमकाता। अरे भाई हम बताना चाहते हैं कि अगर डरते थे तो बिगर नेता के यहां तक नहीं पहुंचते थे हम। हमारा कोई दिल्ली मुंबई में नेता नहीं है, हमारे पीछे कोई गॉडफादर नहीं है, लेकिन हमारे विचार में बाबा साहब अंबेडकर का खून है, उनकी सोच है करके डरते नहीं मेरे भाई। उनके संविधान को पढ़ा, इस देश का कानून को पढ़ा, इस देश की व्यवस्था को समझते करके डरते नहीं है। और अगर इनको लगता होगा कि ये लोग जेल में जाने से डरते हैं, और हमको मालूम है यहां से निकला तो जेल ही जाना है। पढ़ाई हो गया है, पढ़ाई की स्कूल में स्कूल पढ़ लिया, अब इनके जेलों में स्कूल पढ़ना है करके हम डरते नहीं, बता देना चाहते हैं। हमको दुख इस बात का भी होता है, अगर जब हम आंदोलन करते, मोर्चा करते, रैली करते, तो पुलिस वाले हमको गाइडलाइन देते हैं कि भाई साहब 5 से ज्यादा लोग मत जाइए एसडीएम के पास। अरे एसडीएम है कौन? ऐसा कोई कानून होगा पुलिस के भाई तो हमें बता दीजिए कि किसी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी से मिलने के लिए 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते करके। हम 5 नहीं, फिर अकेले ही जाएंगे मन्ना दारसिम में, क्योंकि अकेले खा पिए इनके लिए मैं। अरे भाई अधिकारी अगर हमारा सेवा के लिए, अधिकारी अगर हमारे उन्नति के लिए, अधिकारी अगर हमारे विकास के लिए, तो सभी से मिलना चाहिए ना। या भाई कोई कलेक्टर है, आईएएस है, तो क्या उसको सिर है, कान है, कोई हमसे अलग दिखता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसा हम है वो वैसा हम है। फर्क इतना है कि वो इसी में रहता करके गोरा दिखता, हम काला दिखता। तो काला दिखता मतलब हमारे साथ भेदभाव किया, तो इसी सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं हम इस विचार के खिलाफ लड़ रहे हैं मेरे भाई, कि जो सम्मान हमको मिलना चाहिए, जो हक हमको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और ये इसीलिए नहीं मिल रहे क्योंकि इस देश की व्यवस्था में बैठे लोग भी नहीं देना चाहते। पानी की जरूरत नहीं है। 2-3 मिनट बोलूंगा, जरा आप लोग भी बहुत जोश में दिख रहे, और मैं तो तुम्हारे ज्यादा जोश में हूं। और जोश में इसीलिए क्योंकि हम मरे हुए लोगों को जिंदा करने का काम कर रहे हैं मेरे पास। और आपने मान भी लिया कि हम मरे हैं, साले यही वादा है हम लोगों का। आप जिंदा है, पर जो यहां पे नहीं है वो मरे हैं, उनको जिंदा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग आप जो देख रहे हैं हमारे बीच में, जिनके मालक चढ़े हैं, जिनके शरीर पर, और ये लोग मर के भी जिंदा है, लेकिन हम जिंदा होके भी मरे हैं करके हम लड़ रहे हैं मेरे भाई। आज भी इनकी जयंती पुण्यतिथि होती है, पर हमारा नहीं। आज आप देख रहे होंगे कि हमारा अमरावती रोड कई तरह की परेशानी है, लेकिन हम लोगों को खुशी होती है कि साला डंबर के ऊपर डंबर डाला जा रहा है, तो साला रोड कहीं सुधर रहे। डंबर के ऊपर डंबर डालना बोले तो हमारा सुधरने का मार्ग नहीं है। ये तो कोई भी आए तो वही प्रक्रिया चालू है, लेकिन हमारा टंग कब कटेगा? हमारा 4 घंटे का रास्ता कब 2 घंटा होगा? ये हमारा है मुद्दा है। इंग्रज सरकार ने जो पुल बनाया वो आज भी जैसा का तैसा है, और वो पुल इस क्षेत्र के कोई गरीब वहां पे गिर के मरेगा नहीं तब तक यहाँ के शासन प्रशासन उसको दुरुस्त नहीं करेगा। ये भी बात नोट कर लीजिए, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं कि साला कोई ना कोई मरे उसमें, तब जाके हम दुरुस्त करेंगे। 75 साल हो गए, एक भी पुल दुरुस्त नहीं हुआ। हम जेलपी जाते हैं, हमारा रोनीखेड़ा का पुल देखोगे आपने, तो 2 आदमी क्रॉस नहीं होता। उधर से 2 व्हीलर आए, इधर से 4 व्हीलर आए तो रुकना पड़ता, और नहीं रुका तो फिर वो कभी नहीं रुक सकता। तो इन तमाम चीजों के बारे में हमको सोचना है। हमें चिकलदरा से कई जगह से फोन आते
कि भैया हमारा नंबर कब लगेगा पी ऑफिस में, नामांकन स्कूल में। हमारे लोगों को खुशी होती है, हमारे गौर गरीब के लोगों को, कि भाई हमको नंबर लगे और हमारा बच्चा अच्छा स्कूल पढ़े। हम आपको बताना चाहते, हम प्रशासन के बुद्धिजीवी लोग हैं, हम इतना डंके की चोट में इसलिए बोलते हैं कि दुख होता है मन से, दिल से, कि हमारे बच्चों के साथ में भी, गौर गरीब के बच्चों के साथ में भी धंधा किया जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है। नामांकन स्कूल किसी अधिकारी कर्मचारी जितना फीस नहीं भर सकते, उससे भी ज्यादा पैसे सरकार उस पर खर्च कर रहे, पर हमारे बच्चों को वो पैसे का जो मिलना चाहिए, जो हक मिलना चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, जिस तरह का शिक्षण मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। नामांकित के नाम से आदिवासी बच्चों के साथ में शोषण होता है। इस साल कई बच्चे नामांकन स्कूल में फेल हो गए, वकील साहब नापास हुए। और आपको बताना चाहते हैं मेरे भाई, वो स्कूल हम लोगों को बेहतर भविष्य के लिए नहीं है। हमारे ऊपर से लोग पैसा कमाने चाहते, जो इनके शहर में, जो इनके चाटुकारी को लोग हैं, इनके चापलूसी कारदी लोग हैं, इनको पालने के लिए वो स्कूल की व्यवस्था है। और हमको बड़ा खुशी होकर हम हमारे बच्चों को भेजते हैं। करके आप तमाम लोगों से विनंती है कि आप स्कूल जरूर पढ़िए, और स्कूल पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि मन्ना दर्शी में एक शिक्षा के बदौलत ही बोल रहे मेरे भाई। लेकिन सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है, सरकार की जो व्यवस्था है, सबसे पहले वो मांगे, वो जब तक नहीं देते तब तक एडमिशन मत लेना। क्योंकि हमारे देश में व्यवस्था बन चुका है वकील साहब, कि जो गरीब है, मजदूर है, जिसका कुछ नहीं है, उसके लिए आश्रम शाला जिंदाबाद। जिसके पास थोड़ा बहुत जेब में पैसा आ गया, उसके लिए जिला परिषद स्कूल जिंदाबाद। और जिसके पास तो पूरा हाथ माला माल है, उसके लिए कॉन्वेंट अच्छी स्कूल है। और जब इन लोगों के पेपर नौकरी के लिए लिया जाता, तो गरीब का बच्चा के भी एक जगह लिया जाता। अमीर गरीब सबका एक ही जगह होता है। अरे भाई, सबके लिए अगर पेपर एक हो सकता है, तो गरीब के लिए भी शिक्षण एक होना चाहिए, तब जाके हमारा विकास होगा। जहां पे राष्ट्रपति का बेटा पढ़ता, वहां पे मजदूर का भी बेटा पढ़ना चाहिए। जहां पे आमदार खासदार का बेटा पढ़ता, वहां पे चप्पल सिलाने वाले का बच्चा भी पढ़ना चाहिए। जहां पे शिक्षक का बच्चा पढ़ता, वहां पे सब लोगों के बच्चा पढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा है? अरे जो शिक्षक आपको पढ़ाते, हमारे साथ में शिक्षक साथी भी है, बुरा मत मानिए, सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। जो शिक्षक है, वो शिक्षक का बच्चा जिस स्कूल में गुरुजी है, वहां पे उसका बच्चे को नहीं पढ़ाता, उसका बच्चा पढ़ता है मोट फोट में। इससे साफ हो जाता कि उसको भी डाउट है, साला मैं पढ़ा बरोबर पढ़ाता कि नहीं पढ़ाता, करके भाई मेरे बच्चे को मोट फोट में भर्ती कर दो। अगर ये इधर जय आदिवासियों के बच्चों ने सोचिए, और वही गुरुजी आके आपको बोलता है फलाना समाज के लिए बात करना पड़ेगा, समाज के लिए लड़ना पड़ेगा। तो गुरुजी को बोलो समाज के लिए लड़ना है, तो भैया पहले अपने बच्चे को भी हमारे साथ में बिठाइए। वो नेता को भी बोलो कि आपके बच्चे को भी हमारे स्कूल में लाइए। अगर वहां पे सभी जाति धर्म के वर्गों के बच्चा पढ़ेगा, तो आपका जिला परिषद स्कूल भी बेहतर बनेगा, आपका आश्रम शाला स्कूल भी बेहतर बनेगा। लेकिन नहीं, जिसके दामा दामा आ गया वो अच्छी जगह, जिसके पास दामा नहीं है वो आश्रम शाला में, चलो पढ़ो कि मत पढ़ो, कोई लेना देना नहीं। इन तमाम व्यवस्था के खिलाफ हम मेलगाड़ वासियों को लड़ना है। और जाते जाते आप तमाम लोगों से इसी तरह भाईचारा बनाए रहे, इसी तरह हम एकत्रित हो। और जो हमारे साथ में जो भाई आए नहीं, जो लोग गांव से आए नहीं, उनको भी संदेश दीजिए कि उठो रे, भगवान ने दो चीज बनाया, रात और दिन, तुम लोगों का रात ही नहीं खत्म हो रहा है। तो सवेरा उठ गया, तुमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बुला रहा, अपना बिरसा मुंडा बुला रहे, इनके विचार बुला रहे, उनको जागरूक करो।
क्योंकि आप जरूरत है जागरूक होने का। ये तो एक दिन अगर आज भी जागरूक नहीं हुआ तो इस देश के अंदर से और इस क्षेत्र के अंदर से हम लोगों के नामो निशान मिट जाएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। और जाते जाते अंत में तापी के बारे में बोल के जाते, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तापी में हमारे कुछ साथी जाने के लिए तैयार है। तापी डैम बनेगा तो कुछ लोग तो भैया ग्राम सेवक लोगों को बोल रहे कि वो बाड़ा भी नाम में कर, बहुत पैसा मिलेगा। मतलब पैसे के चक्कर में सब वादा कर रहे लोग। हमारे लोगों को 20-20 लाख रुपए मिला। 100 रुपए जितना ताकत से खर्चा करता उतना 20 लाख भी खर्चा करते। पैसा मिला तो भैया गाड़ी नहीं आता तो 500 रुपए रोजन से फटफटी चलाने वाले को रखा है हम लोगों ने केलपानी चौमठाना में। बाद में वो गाड़ी भी बिक गया और खुद भी बिक गया, भी खाने से भी वांदे में। आप लोग देखा होगा ना, क्योंकि हम लोगों की सोच है चलो 200 रुपए मिला अभी निपटा लो, बाकी का देखा जाएगा क्या होगा। कि कैसा है, शादी होगा साला गोरा लड़की होना बोलता है, लेकिन बाद में फेरम लोली लगाने का पैसा नहीं रहता। अबे लड़की खूबसूरत है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा ना, कैसे ही दे दो तुमको करके। भाई जो लोग काम धंधा नहीं करते उनको तो बिल्कुल मत शादी करो। उनको बोलो सलमान खान है भाई तुम्हारे भगवान, उनके पीछे फॉर्म भर लो। समाज का नुकसान मत करो और माँ बहनों को भी नुकसान मत करो। ये सोच पैदा करो, हंसने वाली बात नहीं, सच्चाई है। तो लड़की को विदा करता है 50-100 साड़ी लेके, बाद में एक ही साड़ी में लड़की वापस आ रहे, क्या बात है। बात यही है, गुटखा खाया थूका चले किधर भी। तो ये नशा पानी भी बंद करो, ये गुटखा भी बंद करो। और मेरा कहा कि हंस रहे यहाँ पे बैठा है, उनका यहाँ पे दुकान है। तो वो बातें पे ना जाती हुए जो तापी का जो मसला है, सरकार पूरी तैयारी में है। और कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस जी जो देश के गृह मंत्री है और जिन्होंने विधानसभा के अंदर बोला कि हम तापी बनाने के लिए सक्षम हैं, हम तैयारी में हैं। आप तमाम लोगों से विनती है, यहाँ पे आदिवासी हो गैर आदिवासी हो सभी समाज के लोगों से विनती है कि आदिवासी तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे रहने वाले हर जाति धर्म के लोग खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो जोश और जुनून के साथ हम जिस क्षेत्र में रह रहे, जो जगह में रह रहे, हमारा मन बसा है, विचार बसा है, हम बसे हैं, अगर यहाँ से जाओगे तो कुछ लोग तो बीमारी में मरोगे, कुछ लोग तो टेंशन में मरोगे, क्योंकि बाकी के क्षेत्र का जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो हमको सूट नहीं करेगा। और आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि अगर हम सक्षम हैं तो इस देश का कोई माइकलाल हमको उठा नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 243 का में कहा कि जो विधानसभा और लोकसभा निर्णय ले सकता है वो गांव में ग्राम सभा ले सकती है, और ग्राम सभा ने जो निर्णय लिया उसको सुप्रीम कोर्ट में रद्द नहीं कर सकते, ऐसी प्रावधान है। तो हर गांव में जाकर ग्राम सभा लीजिए जब भी इनका मिशन चालू होगा, और ग्राम सभा में एक ही विषय लीजिए कि हम तापी डैम में उठेगा नहीं। ये ठहराव 243 का जो कलम है उसके तहत में पारित करें, आपको कोई बेदखल नहीं कर सकते। क्योंकि इस संदर्भ में हमारे वकील साहब यहाँ पे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। ये 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये मेरा नहीं है मेरे भाई। और सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे बड़ा कोर्ट है। अगर सबसे बड़ा कोर्ट बोल रहा है कि ग्राम सभा ही संपूर्ण है गांव के तहत में, तो आपको कौन हक्का लेगा। मोदी जी का बस की बात नहीं है, ना राष्ट्रपति की बस की बात है, किसी की बस की बात नहीं है। इसलिए अभी जागरूक हो जाओ और सब लोगों को जगाओ, क्योंकि जब तक सही लोग और ईमानदार लोग इस व्यवस्था में शामिल नहीं होगा तब तक हमारा विकास और उन्नति नहीं होगी। बोला ना, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि मणिपुर का राज्यपाल आदिवासी महिला है,
और इस देश का राष्ट्रपति भी आदिवासी महिला है, फिर भी हमारे लोगों को नंगा करके घुमाया। तो आपको पद देके या आपको सम्मान देके आपका निराकरण नहीं होगा। और पद में जब तक ईमानदार और सच्चा और संविधान को जानकर लोग नहीं जाएंगे, तब तक इस तरह का शोषण होगा। करके आप लोगों को तय करना होगा आने वाले समय में कि संविधान के जानकार, क्षेत्र के जानकार और समाज अरे विचार और जिसके विचार बलवान बिना अधिकारी उसे लड़ने की ताकत है, जिनको कायदा मालूम है, इन लोगों को आगे लाना पड़ेगा, तब जाके अपना विकास और उन्नति होगा। इतना बोल के अपनी 2 शब्द समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और जाते जाते एक पंक्ति बोल के जाते, ये वक्त भी बदलेगा, ये समा भी बदलेगा, ये वक्त भी बदलेगा, समा भी बदलेगा, ये तस्वीर भी बदलेगा। अगर हम बदल जाए तो सारा जमाना बदल जाएगा, सारा जमाना बदल जाएगा। पुलिस के साथियों से विनती है कि हमें एसडीएम साहब से मिलना है, उनको निवेदन देना है। तो आपके तरफ से अगर बातचीत हुई होगी हमसे संपर्क करें कि जो हमारा सरकार जमा जमीन है, सरकार जमा जो जमीन है, सरकार ने गैर कानूनी तरीके से हमारे जो गौर गरीब का है, यहाँ के आदिवासियों को, गैर आदिवासियों इनकी जमीन कब्जा की। सरकार को हम यहाँ के अधिकारी और प्रशासन को 14 अक्टूबर तक का समय देते कि अगर 14 अक्टूबर तक जिन लोगों की सरकारी जमीन जो सरकारी बोलता अपने लोगों ने जो अतिक्रमण की है और जिनके जो अतिक्रमण करके कई सालों से खेती कर रहे हैं, वो जमीन सरकार ने जमा किए, उस पर काम करे, उस पर प्रक्रिया करे और हम लोगों को हमारी जमीन वापस दे। अगर नहीं करेंगे तो 14 नवंबर को ये पूरे मेलघाट में करीबन 50,000 के करीब में हम इस कार्यालय को घेराव करेंगे और इसके लिए आप तमाम लोगों को काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जमीन हमारी है, अगर इस क्षेत्र के हम मालिक है, तो जमीन पे हमारा नाम होना चाहिए, 7 बार हमको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे, हम सब अतिक्रमण धारक और मेलघाट वासी इस कार्यालय के जब तक निराकरण नहीं होगा तब तक घेराव करेंगे। ये आज इस मंच के माध्यम से हम इनको संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद मन्ना भैया।